धन्वन्तरे नमः। आद्य आयुर्वेद प्रवर्तकाय नमः। सिद्धेश्वराय नमः। सद्गुरु चरणपाद कमलेभ्यो नमः। तो हम लोगों ने प्रणाम गुरु। प्रणाम जी। सुरेंद्र जी का क्वेश्चन था कि पहले दिन की क्लास समझ में आया, दूसरे दिन का नहीं समझ में आया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, पहले दिन जो हमने पढ़ा वो आपने समझ तो लिया, पढ़ तो सुन तो लिया, लेकिन याद नहीं किया। जब तक थ्योरी याद नहीं होगा, डायरी में लिखोगे नहीं, सामने डायरी उसको नहीं करेंगे, तब नेक्स्ट डे वाला जो क्लास है वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले दिन की जो बातें हैं उसमें जो थ्योरी है उसको जरूर याद रखना है। मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में ये जो हमने जो 5 महाभूत, उसके गुण, षड रस, 6 प्रकार के रस, और इनका आपस से रिलेशन, और उस रिलेशन से कौन कौन से दोष तैयार हो रहा है, बस इतना याद करना बहुत कंपलसरी है। नमस्कार। इतना याद करना कंपलसरी है। इसको अगर हम याद नहीं करेंगे तो ना आपको कोई आयुर्वेद समझ में आएगा, ना आपको हमारी बातें समझ में आएगी, और मजा नहीं आएगा, फिर आप एग्जिट हो जाओगे। 22 लोग, पहले हमारे क्लास जब स्टार्ट हुआ तो 30-32 लोग थे, अभी क्लास में 27-28 हो गए, बाकी सारे एग्जिट हो गए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से याद नहीं किया। ये आयुर्वेद स्टडी का एक परंपरा है। अगर आप चाहोगे कि हम उस तरह से पढ़ेंगे तो वो फिर मजा नहीं आएगा। वो एलोपैथिक साइंस, आधुनिक शास्त्र की तरह पढ़ने का आयुर्वेद में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शास्त्र एक तरह की बातें बोलता है और हम उसको अलग तरह से समझ रहे हैं, तो वो बात मजा नहीं आती। आयुर्वेद पढ़ना है तो आयुर्वेदिक भाषा, ग्रंथ जिस तरह से समझाने का प्रयास करता है वैसे ही समझने से आपको, पहले समझने में थोड़ी इसकी जो रिदम है वो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि संस्कृत के शब्द है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको गहनता से अध्ययन करेंगे, देखो, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम्। तो श्रद्धा और विश्वास जब ये दोनों चीजें होती है, तो इन दोनों से श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, और स्वाध्यायन रोज उसको पढ़ना भी चाहिए, कम से कम सुबह उठने के बाद एक बार। नमस्कार जी। प्रतिभा जी बहुत दिन के बाद आए आज। सर एक्चुअली गांव में थोड़ा कोई एक्सपायर हो गए थे, तो ओके, इसलिए रूटीन नहीं ठीक बन है, पाया। ठीक है। अब जरा हम जाएंगे अपने चैप्टर में। आज का हमारा क्या संदर्भ क्या है? जल और पृथ्वी महाभूत से जो जो गुण है, कौन कौन से गुण है, कोई बताइए जरा। जल और पृथ्वी, इन दोनों का गुण बताइए, जो मैंने आपको महाभूत पढ़ाया था। सर पृथ्वी का है गुरु, मंद और स्थिर, हम्म, और जल का स्निग्ध और शीत। हाँ। तो इन दोनों महाभूत से जो गुण तैयार होगा, उसने शरीर में कफ दोष को तैयार किया। कफ के बारे में हमने जान लिया कि कफ क्या है, कफ का कर्म क्या क्या है, कफ का काम क्या है, वर्क क्या है शरीर में, वो हमने देख लिया। उसके कौन कौन से गुण है। बेसिकली आयुर्वेद में जो कुछ भी है, दोष है और उसके बाद उसके गुण है। दोषों के संदर्भ में वह दोष किस किस स्थान में रहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो कफ के बारे में हमने देखा कि कफ बेसिकली बल का कार्य करता है। इस प्रकार का जो कफ है, जो वल कर्म करता है, उपचय करता है, और उदक कर्म करता है शरीर में। वात और पित्त, इन दोनों ने जो नुकसान किया उसको रिपेयर करता है, शरीर में कंस्ट्रक्शन का काम करता है,
शरीर को बलवान बनाने, बुद्धि को बलवान बनाने और बुद्धि को स्थिर करने से संबंधित काम को करता है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं वह जो कफ है उसके भी 5 भेद है। पहला भेद मैंने स्क्रीन आपको दिखा दिया। पहला भेद का नाम है क्लेदक कफ। यह जो क्लेदक कफ है आमाशय के ऊपरी भाग में, आपका जो स्टमक है उसके ऊपरी भाग में क्लेदक कफ है और स्टमक के निचले भाग में रंजक पित्त है या पाचक पित्त है। ठीक है, तो स्टमक के निचले भाग में पित्त है और स्टमक का 2 भाग करना है। एक भाग निचले हिस्से का पित्त की ओर जाएगा, पाचक पित्त उसको कवर करता है, और बीच से ऊपर वाला जो भाग है वो कफ के अंतर्गत आएगा और वहां क्लेदक कफ का काम है। क्लेदक कफ का काम क्या है? तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, जो कुछ भी मेरे मुंह के माध्यम से अंदर गया आहार के रूप में, वह आहार जिस रूप में और जैसा था, वह आहार जैसा था, जिस रस वाला था, जिस तरह का था, मतलब वो कठिन था, मुलायम था, लिक्विड वाला था, कैसा था, वो जिस किसी भी रूप में था, उसी रूप में शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यानी हमारा शरीर उस हिसाब से बना नहीं है कि प्रकृति में जो कुछ भी है उसको हम खाते हैं, उस शरीर उसको उसी रूप से एक्सेप्ट करता हमारे शरीर में डायरेक्टली। जैसे पानी है, हमने पानी पिया तो ऐसा नहीं कि पानी जिस स्वरूप में पानी था वो उसी रूप में हमारे शरीर के अंदर जाकर के वैसे ही काम करके बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है। उस पानी को हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे शरीर के योग्य बनना पड़ेगा। शरीर के योग्य बनना जरूरी है। जिस तरह से शास्त्र तो सभी है, लेकिन वेद पढ़ने के लिए धर्म ने बहुत सारे चीजें बनाया। शास्त्र अलग अलग, जैसे न्याय सिद्धांत, व्याकरण, ऐसे करके अमरकोश, अमरकोश, व्याकरण, न्याय, छंद, काव्य, ऐसे जो 5 चीजें हैं, 5-6 चीजें, उसको सबसे पहले लिखा गया। हालांकि लिखा तो पहले तो वेद ही था, लेकिन उस वेद के भाषा को समझने से पहले विद्यार्थी को बताया गया कि सबसे पहले आप इसमें पारंगत हो जाओ, व्याकरण, अमरकोश आदि। तो वो आप अच्छी तरह से समझ लोगे तब आपको वेद समझ में आएगा। यानी वेद वह शास्त्र है जो डायरेक्टली अगर हम किसी व्यक्ति के सामने रख दे तो उसके समझ में। प्लीज ऑडियो को बंद करिए। कौन बोल रहे हैं? गोवर्धन जी ऑडियो बंद करिए। तो वेद क्या है? जिस प्रकार से वेद एक बुक में लिखी हुई बातें हैं, एक कुछ राइटिंग है, कुछ लिखी हुई चीजें हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें योग्यता प्राप्त करना होगा, वैसा बनना होगा, उन चीजों को पढ़ना होगा और उसी के आधार पर हमें वेद पढ़ना है, तो वेद की बातें समझ में आएगी। ऐसे ही चाहे आप दूध पियो, चाहे आप सेब खाओ, चाहे आप कुछ भी खाओ, या कोई पानी पियो, या कुछ भी आप खाओ पियो, शरीर के अंदर जाकर के वह उसी रूप में काम नहीं करता। शरीर के योग्य होने के लिए उसको शरीर के अंदर चेंज होना होता है, कुछ चीजों के साथ जूझना होता है। तो सबसे पहले वो जो जूझता है उसका नाम है क्लेदक कफ। अब ये क्लेदक कफ क्या करता है? जो भी हमने खाया पिया उसको क्लेदन करता है। क्लेदक इज इक्वल टू क्लेदन करना। अब क्लेदन करना, इस शब्द का अर्थ इतना ही समझ लो कि वो खाई हुई चीजों को कुट पीस करके इतना सूक्ष्म बना देता है कि हमारे शरीर के योग्य हो जाए, बस यूं समझ लो। यानी कि क्लेदन करना इसका मतलब है कि प्रकृति से जो चीज जिस रूप में आया है उस रूप से उसको कन्वर्ट करके शरीर के जो सेल है,
हमारे शरीर में जो परमाणु है, उस परमाणु के योग्य बनाने का काम क्लेदक कफ का है। ठीक है? हमारे शरीर में जो सेल है, हमारे शरीर में जो ऑर्गन है या विशेष करके जो सेल है, छोटे-छोटे सूक्ष्म सेल की डेवलप होने से ही मल्टीपल डेवलप जैसे हो गया तो उसके परिणाम से शरीर बना है। तो हमारे शरीर में जो कुछ भी है, सेल है, जो चेतनशील है, तो उस सेल के योग्य बनना उस आहार के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम जो है वो क्लेदक कफ का है। ये उस खाए हुए अन्न को हमारे शरीर के सेल के योग्य बनाता है, उसको क्लेदन करता है, यानी उसको निचोड़ना, कूटना, उसके अंदर बहुत सारे म्यूकस भर देता है, ताकि वो नरम हो जाए, खाने योग्य, पकने योग्य, शरीर के योग्य बन जाए। कुल मिलाकर के यहाँ पर इतनी सी बातें हैं। ऐसा होता है जब भी हम कुछ भोजन करते हैं, तो भोजन करने के 1 घंटे, डेढ़ या 2 घंटे तक हमें बड़ी क्या हो जाती है, आलस्य आता है, निद्रा आता है, सुस्ती होती है। कुछ होता है ना, बहुत ज्यादा नींद आ गया, खाना खाने के बाद उबासी आ रही है, नींद आ रहा है, सोने जैसा मन करता है, यानी क्या हो गया, शरीर में कफ बढ़ गया। क्या हो गया, शरीर में क्लेदक कफ काम कर रहा है। तो क्लेदक कफ क्या करता है, क्लेदन करता है, म्यूकस को बढ़ाता है। किस लिए, ताकि वह खाए हुए आहार शरीर के योग्य हो जाए। तो म्यूकस जो बनना ये कफ का कर्म है। तो उस समय शरीर में कफ बढ़ता है। जब कफ बढ़ता है तो कफ के लक्षण दिखता है। क्या क्या है, गुरु, अभी गुरुजी हमने पढ़े थे ना, शीता, मृदु, स्निग्धा, मधुरा, स्थिरा, पिच्छिला, ये सारे लक्षण उस समय आपको दिखेगा। कब, भोजन के जस्ट 1, 1.5 या 2 घंटे तक। अगर किसी का क्लेदक कफ खराब हो गया तो इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। जो भी वो कुछ खाएगा वो कन्वर्ट होने वाली उसकी जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी माँ बच्चे को दूध पिला रही है लेकिन बच्चा कमजोर हो रहा है, वो दूध जो है उसको हानि कर रहा है। क्यों, क्लेदन नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से शरीर के योग्य नहीं बन रहा है। तो ये क्लेदक कफ है। ठीक है, कहाँ रहता है, आमाशय स्थितो अन्न संगातस्य क्लेदनात्। ये कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है, आमाशय के ऊपरी भाग में रहता है। काम क्या है, जो खाते हैं उस अन्न को संघात करना, क्लेदन करना, यानी उसमें म्यूकस को भर देना। अन्न संघात करना, उसको कूटना पीटना, मरोड़ना, कुछ भी करना। गर्म है तो ठंडा करना, और बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसको चिकना करना। दूसरे नंबर में वही कफ का, जो अब देखो कफ में गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिला, ये बात आई ना। तो उसमें कफ में जो पिच्छिला गुण है, वही पिच्छिला गुण आपको क्लेदक कफ में दिख रहा है। अब आ गया अवलंबक। अवलंबक कफ जो है, ये उर स्थान आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, ये अवलंबक कफ का। हालांकि अवलंबक कफ जो है, अन्य आचार्यों का ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट है, उन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना अवलंबक कफ का काम है। पूरे शरीर को स्टेबल रखना, उसको जगाए रखना, उसको लुब्रिकेशन देना, लुब्रिकेट करना, आपके मन को स्टेबल रखना, अवलंबक कफ का काम है। अवलंबक उर स्थान में रहता है, यानी आपके छाती में, यानी आपके हृदय में रहता है। वहां रह करके लुब्रिकेशन करने का काम करता है। ध्यान देना एकदम, बस आप इसको समझ लो, नोट भी करते रहो कि क्योंकि अब यही सारी चीजें देखो, आयुर्वेद में दोष से बड़ा और कुछ नहीं है। तो दोष के बारे में जानना जरूरी है। अगर इसको ही आपको समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, तो फिर आयुर्वेद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आगे नहीं समझ में आएगा। फिर अवलंबक कफ, जैसे मैं कभी पूछूंगा, सीधी सी बात है, हृदय में रहता है, शरीर को स्टेबल करने का काम करता है, अवलंबन करता है। अवलंबन देखो, जैसा कोई एक स्त्री है, वो दुखी है बहुत ज्यादा, उसका हस्बैंड विदेश में गया और यहाँ उसके सास ससुर तंग करते हैं, देवर या भाभी, उसके जो आस पड़ोस के लोग उस स्त्री को तंग करते हैं। मानसिक रूप से वो कितनी परेशान हो गई होगी, कितना दुखी हो गई होगी, टूट चुकी है वो। जैसे ही उसका हस्बैंड एक दिन
अचानक घर में आता है, उसको देख कर के जाकर के ये स्त्री जैसे देखती है, तो उसके अंदर से एक प्रकार का दर्द फूट जाता है, दौड़ के जाती है, उसको अवलंबन करती है, सीने से लगाती है या उसको आलिंगन करती है। तो आलिंगन जो है वो एक तरह का प्यार भी है और एक तरह का यह भी है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तो उसी तरह से उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ अवलंब कफ हमारे हार्ट को, हमारे समूचे शरीर को आलिंगन करना, अवलंबन करना, अवलंबन इज इक्वल टू आलिंगन, गले से लगाना। तो गले से लगाने से क्या होता है? अपनापन व्यक्त होता है, दुख से थोड़ी राहत मिलती है। तो अवलंब कफ भी शरीर में, लेकिन ज्यादातर हार्ट में रहता है और हृदय में अवलंबन करता है, यानी वो वहां पर लुब्रिकेशन तैयार करके लुब्रिकेशन के माध्यम से उसमें अवलंबन करता है। तो हमारे हृदय में प्राणवायु है, हमारे हृदय में साधक पित्त है, हमने कल परसों पढ़ी लिए थे। व्यान वायु भी हार्ट से ही संबंधित रखता है। तो ये सारे वात और पित्त हमारे अगर कभी बढ़ जाए, मान लो वायु बढ़ जाए, तो हार्ट में क्या हो जाएगा? लुब्रिकेशन कम हो जाएगा, उसका स्टिफनेस बढ़ेगा, तो दिक्कत होगी ना। इसीलिए अवलंब कफ स्पेशल हार्ट में रख दिया गया ताकि लुब्रिकेशन पैदा करो, और वात पित्त जैसे उसमें कुछ नुकसान करता है तो आप थोड़ा सा उसको रिपेयर करने का काम करो, क्योंकि शरीर में जो हार्ट है वो सभी अर्गन में से सबसे महत्वपूर्ण अर्गन है, अंग है। ठीक है। राजस और तामस गुण से अवलंबक कफ हृदय में सात्विक भाव को उत्पन्न करता है ना। तो अवलंबक कफ अगर खराब हो जाए तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कुछ मानसिक रोग होगा, शरीर में इम्यूनिटी पावर या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होगा, उसके श्वास प्रश्वास रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, घरघराहट, सांस में घरघराहट होना आदि होगा, अस्थमा होगा, हार्ट में स्टिफनेस होना, फेफड़े जो लंग्स से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें अवलंब कफ में दिखता है। पूरे शरीर में स्टिफनेस होगा, शरीर का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से डमाडोल हो जाएगा। तीसरे नंबर का कफ का एक प्रकार है जिसका नाम है बोधक कफ। इसको याद रखना है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं उतनी बातें बता रहा हूँ जितना कि आप उसको याद कर सको, समझ में आ जाए। अब आ गया बोधक कफ। ये कफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोधक कफ कहाँ रहता है? बोधक जीवा मूल में रहता है, हमारे जीभ में रहता है। मतलब बेसिकली बोधक कफ जो है ना, जीभ के मूल भाग से लेकर के टिप समूचे जीभ में बोधक कफ का असर रहता है। क्या करता है ये? यहाँ रसनस्थ सम्यक रसबोधनात्। रसनस्थ हमारे जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, जैसे आपने क्या खाया, आपने जो कुछ भी आपने खाया, क्योंकि हमने ऊपर रस देखा है ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, रस को हमने देखा। अब शरीर उसको कैसे डिसाइड करेगा कि जो ये खाया इससे किसको बढ़ाना है और किसको घटाना है? डिसाइड कौन करेगा? जैसे मधुर रस संतर्पण करता है, मधुर रस, जैसे हम कुछ भी खाएंगे मीठा चीजें, तो मधुर रस जो है वो शरीर को संतर्पण अगर करता है, लेकिन शरीर को पता भी तो चलना चाहिए कि भैया ये जो आया वो मधुर है, जिनमें गुरु स्निग्ध मधुर पिच्छिल आदि स्थिर आदि गुण विद्यमान है। ऐसा कोई चीज आपने खाया तो पता भी तो होना चाहिए। तो पता करने वाला एक सेंस शरीर ने जीभ में रखा है, क्योंकि जाएगा तो मुंह से ही। तो जीभ जो है रस को ग्रहण करता है, उस स्वाद का आस्वादन करता है, अनुभव करता है, महसूस करता है क्या खाया गया, मीठा मधुर रस खाया गया। अब जीभ में विद्यमान जो बोधक कफ है वो क्या करता है? अच्छा, मधुर, इसका मतलब अब वो चेतना, यानी जल और पृथ्वी है,
तो बोधक कफ क्या करता है, उसमें चेतना भी रहता है बोधक कफ में। बोधन, बोधन यानी चेतना, रस बोधना, रस को जानने वाला, यानी इसमें सेंस है, चेतना है, बुद्धि है, जानकारी प्राप्त करने की सामर्थ्य है। तो क्या होगा अब, वो तुरंत, जैसे ही आप कभी मधुर रस का सेवन करोगे तो जीभ से ही सबसे पहले तो जीभ में टच होगा। तो जीभ में जो बोधक कफ है वह आपके शरीर में जल और पृथ्वी, इन दोनों महाभूत को एक्टिव करेगा। उसको कहेगा कि भैया आपको, आपका भोजन आ गया, यानी आपको पोषण करने वाला आहार मधुर रस आ गया। क्योंकि मधुर रस जो है जल और पृथ्वी महाभूत को विकसित करता है, उसका पोषित करता है। बोधक कफ ही शरीर के कफ को बताएगा कि आपको विकास करने वाला मधुर रस आ रहा है, पित्त और वात को नाश करने वाला कोई रस आ रहा है। क्योंकि मधुर रस कफ को बढ़ाता है, पित्त वात को नाश करता है। अम्ल रस जल और पृथ्वी, जल और अग्नि, अम्ल रस, या पृथ्वी और अग्नि भी बोलते हैं। ज्यादातर तो पृथ्वी और अग्नि ही माना जाता है अम्ल रस को। ये कफ और पित्त को बढ़ाता है, वायु को नाश करता है। लवण रस जल और अग्नि, यहाँ पृथ्वी लिखा है, अलग अलग आचार्यों का अपना अपना मानना है, लेकिन हम ज्यादातर लवण को जल और अग्नि मानते हैं, हमारा सुश्रुत के हिसाब से। तो लवण को जल और अग्नि, या जल और अग्नि होने से कफ और पित्त को बढ़ाएगा, वायु को नाश करेगा। कटुरस वायु और अग्नि, वात पित्त को बढ़ाएगा, कफ को नाश करेगा कटुरस। तिक्तरस वायु और आकाश, वायु को बढ़ाएगा, कफ और पित्त को नाश करेगा, तिक्तरस। कसाय रस वायु और पृथ्वी, तो कसाय रस जो है वायु को बढ़ाएगा, पित्त और कफ को नाश करेगा। ठीक है। तो ये सारा जो रसों का जो तारतम्य है, ये किसको बढ़ना, किसको घटना, किसको उठाना, किसको पटकाना, किसको जगाना है, किसको बताना है, ये सारा बोधक कफ। तो बोधक कफ इज इक्वल टू एक तरह का जीभ में स्थित जो सलाइवा है, उसके माध्यम से सारा का सारा ये काम होता है, सलाइवा से। तो आप समझ लो सलाइवा क्या चीज है। जैसे हम जब भोजन करते हैं या भोजन के रस के बारे में जब दिमाग में आता है फलाना, और जो आपको बहुत टेस्टी लगता होगा, उसके नाम सुनते ही आपकी जीभ में सलाइवा आता है, थूक आता है। तो ये थूक आता है, इसका मतलब आपका बोधक कफ एक्टिव है। बोधक कफ का संबंध चूंकि रस धातु से है, आहार रस से है, शरीर में कफ से है, जहाँ जल है अधिक मात्रा में, सलाइवा है तो जल तत्व है, जल महाभूत की अधिकता बोधक कफ में है। अगर बोधक कफ ज्यादा होगा तो बार बार मुंह में थूक आना, मुंह में पानी भरा रहना, ये सारा बोधक कफ के संबंध में है। तो शरीर में कहीं ना कहीं जल महाभूत की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो रखा है, जिसके खराबी से कुछ एलर्जी हो सकता है, शरीर में मोटापा बढ़ सकता है, आलस्य आ सकता है, डायबिटीज हो सकता है, म्यूकस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ये म्यूकस शरीर में ना आए, अब ये जो म्यूकस को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि आहार है और बोधक कफ उसका चेतना का प्रतीक है, और बोधक इज इक्वल टू म्यूकस। तो देखो पुराने जमाने में इस बोधक कफ को एक्टिव करने के लिए लोग कितना ये होते थे कि मान लीजिए कि, अब आजकल तो कोई लोग करते नहीं है। हालांकि गुरुकुल जाओगे, आश्रमों में जाओगे, संस्कृत विद्यालय में जाओगे, तो आज भी आप बच्चे सामने खुशबूदार थाली में खुशबूदार रोटी सब्जी और चावल, वहां से धुआं, जो धुआं निकल रहा है, मतलब वहां से वाष्प निकल रहा है, आपके नाक के माध्यम से वो खुशबू अंदर जा रहा है, और उसके वजह से वो आहार की खुशबू से उसका तन मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, और तुरंत एक्टिव करता है चेतना को, यानी बोधक कफ को। और बोधक कफ में होता है सलाइवा। तो आपके मुंह में क्या निकलता है, मुंह से, जीभ से सलाइवा निकलता है। सलाइवा निकलने से दो तीन बातें आपके लिए अच्छा है उस समय। पहले नंबर में तो जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो स्टमक में वायु भर जाता है, उससे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, अन्न नली जिन्हें हम कहते हैं,
वो अन्न नली सूख जाता है और भोजन करने से कभी-कभी लोगों की मृत्यु तक होती है, वो अन्न नली सूखने से। तो अगर सलाइवा आपका प्रॉपर है, आपके मुँह में पानी भरा है भोजन को देख कर के, तो एक तो वो जो सलाइवा पूरा अन्न नली के अंदर जाकर के चिकनाहट पैदा करता है, तो जो कुछ भी भोजन आप करोगे, उससे सलाइवा के वेग से सारा अन्न बाहर की ओर अंदर चला जाता है। वायु को जीत लेता है, यानी भोजन करने से पहले आपके शरीर में वायु नहीं होना चाहिए। तो सलाइवा एक तो ये काम किया। दूसरे नंबर में जैसे सलाइवा एक्टिव होगा तो अब वो चूँकि वो बोधक कफ है, चेतना है उसमें सलाइवा में, तो आपके शरीर में जितने भी जो महाभूत है, जितने धातु है, जितने भी अग्नि है, विशेष करके जठराग्नि और ये 5 प्रकार के पित्त, इन सभी को वो क्या करता है? एक्टिव करता है। उसको कहता है भाई एकदम एक्टिव हो जाओ, जग जाओ। ग्रहणी में इसके बारे में ग्रहणी रोग अध्याय में बहुत बढ़िया बताया गया है कि वहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि भोजन करना इज इक्वल टू, भोजन क्या है? एक तरह की जैसे हम यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले घी डाला जाता है, 5 आहुति घी के, फिर उसके बाद हविष्यान्न हवन कुंड में दिया जाता है। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, तरीका होता है। क्योंकि अग्नि देव को प्रसन्न करके अग्नि के माध्यम से देवताओं को हम आहार, यानी उनकी जो आहुति हम देवताओं को किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। तो हम जो भोजन करते हैं, अगर शरीर मेरा देव स्वरूप है ना? मेरा शरीर कैसा है? देव स्वरूप है। मेरे शरीर के जितने भी अंग अर्गन है वो कैसा है? अलग अलग देवताओं का स्वरूप है। और मेरे शरीर के मध्य भाग में जो जठराग्नि है वो कौन है? साक्षात अग्नि देवता है। और वो अग्नि ही प्रसन्न होकर के मेरे द्वारा खाए हुए अन्न से प्रसन्न होकर के, प्रज्वलित होकर के समूचे शरीर के जितने भी अर्गन है उनको वो क्या करता है? तेजस्वी। प्लीज ऑडियो को बंद करिए। सौभाग्य जी, ऑडियो बंद करिए जरा। आ रहा है समझ में? तो हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, तो भोजन करते वक्त हमें क्या सोचना चाहिए? हम अग्नि देव को साक्षात हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। भोजन करना इज इक्वल टू यज्ञ करना। वहां ब्राह्मण यज्ञ करके, यज्ञ यानी अग्नि देवता के माध्यम से समुचित देवताओं को हविष्यान्न पहुंचाने का भाव रखते हैं। ऐसे ही हम भोजन के माध्यम से भी पवित्र भोजन करना है, क्योंकि यज्ञ अग्नि देवता जो है पवित्र चीजों को ही वो एक्सेप्ट करते। बर्गर, पिज्जा आदि ये देवता पसंद नहीं करते, अग्नि देवता उससे नाराज हो जाते हैं। ऐसा करके हमें सात्विक भोजन करना है, पवित्र भोजन करना है, पवित्र भाव से भोजन करना है। उससे क्या हो जाएगा? यज्ञ पुरुष प्रसन्न होंगे, देदीप्यमान होंगे। देखो, जब हम हवन करते हैं तो हवन के जो जो कुछ भी, जैसे हमने लकड़ी डाला उसके बाद हम घी डाल रहे हैं, उसके बाद हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, तो घी और हवन सामग्री डालने से अग्नि और ज्यादा देदीप्य होता है, तेजस्वी होता है। अग्नि जब प्रकट हो जाए, तेजस्वी हो जाए, देदीप्यमान हो जाए, तो ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहे हैं देवताओं के लिए, उन मंत्रों को अग्नि भगवान सुन करके देवताओं के सन्मुख उस भाव को लेकर के जाते हैं। वहाँ ये भाव है। सेम ऐसा ही आहार के विषय में है। जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, वह अगर शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा, पवित्र भाव से बनाया हुआ, पवित्र तरीका से खाया हुआ, तो वह हमारे जठराग्नि के बल को बढ़ाता है। भोजन क्या करता है? हमारे जठराग्नि के बल को बढ़ाता है। जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन में कौन सा विटामिन है, ये देखना हमारा काम नहीं है। वो भोजन का काम जस्ट इतना ही है कि वो अग्नि के बल को बढ़ाता है। जब हमारा जठराग्नि प्रबल हो जाए, तो प्रबल जठराग्नि शरीर के समूचे काम को करता ही है। यानी भोजन करना इज इक्वल टू जठराग्नि के बल को बढ़ाना। तो इसमें हम दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, चावल, गेहूं, उसमें क्या मिनरल्स है, क्या विटामिन है, एबीसीडी आदि, ये सारी चीजें देखने की जरूरत
नहीं है। फिर क्या देखना है? देखना ये है कि कौन सा ऋतु है, आपका कौन सा दोष है। कफ है तो कफ कारक चीजें नहीं लेना। हेमंत ऋतु है तो शीत कुरु शीत यानी कि बहुत ठंडी चीजें नहीं लेना। ग्रीष्म ऋतु है तो जैसे अदरक, जब हम चाय पीते हैं तो चाय में अक्सर हम क्या कहते हैं, अरे भैया बढ़िया अदरक डाल के चाय बनाओ। तो हेमंत ऋतु में तो अदरक सही है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में सही है क्या अदरक? अदरक कैसा है? तीक्ष्ण है, उष्ण है, साक्षात अग्नि को मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। तो सर्दियों के मौसम में तो सही है वो अदरक का चाय, गर्मी में सही है क्या? नहीं है। तो आहार करते वक्त अग्नि को बढ़ाना है, ये भाव तो है, लेकिन किस ऋतु में, किस दोष में, किस परिवेश में, किस तरह के, कितना अग्नि है, कौन सा मात्रा है, वो सारी चीजें हमें जानना है। इसको ध्यान में रख करके मात्रावत भोजन करना है, तो वो भोजन जठराग्नि को सही सही मात्रा में प्रबल करता है और आपके जठराग्नि को, अग्नि को मजबूत करता है। जठराग्नि उत्तम विधि से हुआ जो जठराग्नि है, वो अग्नि ही आपके समूचे स्वस्थ को ठीक करने में हमेशा लगा रहता है। सिर्फ आहार ही जीवन का सार होता तो हजारों साल तक कुछ भी बगैर खाए तपस्या करने वाले ऋषि, उनके शरीर तो खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? मानते हो कि नहीं इस बात को? हम पढ़ते हैं ना शास्त्र में कि भाई फलाना संत हजारों साल से कुछ भी बगैर खाए तपस्या करते हैं। रावण, कुंभकर्ण कितने साल तक तपस्या किया? तपस्या के बीच में उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं कितने साल हो गया साहब कुछ खाया ही नहीं। इसका मतलब जो आहार है वो हमारे शरीर का पोषक नहीं है। क्या? जो कुछ भी हम खाते हैं, खाया हुआ भोजन शरीर को मजबूत नहीं करता, पोषित नहीं करता। पोषित कौन करता है? हमारा जठराग्नि। भोजन क्यों करना? क्योंकि जठराग्नि को प्रबल करना है। हम पहले पढ़ते आए हैं आयुर्वेद में कि आहार ही जठराग्नि का ईंधन है। क्या है? लकड़ी के समान काम करता है। जैसे आहार दोगे वैसे ही लकड़ी यानी ईंधन की तरह वो जलने में, प्रज्वलित होने में सहयोगी होगा और उसके सहयोग से अग्नि व्याप्त होगा। और जीवन ही वही है कि आपका जठराग्नि सही हो जाए तो कोई रोग होगा ही नहीं। ऐसे लिए अग्नि का महत्व है। अब आ गया तर्पक कफ। तर्पक कफ बहुत महत्व का कफ है। कफ के बहुत महत्व का एक तर्पक कफ है। टेक्निकली तर्पक कफ का संबंध हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इसकी महत्व है। शब्द देखते हैं, शिरस्थ अष्टांग हृदय का है ये सूत्र। शिरस्थ स्नेह संतर्पणा अधिकृतत्वात् इंद्रियाणाम आत्मवीर्येण अनुग्रहम करोति। कहता है यह तर्पक कफ हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको एलोपैथ में कहते हैं। लेकिन क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तर्पक कफ है या तर्पक कफ ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है? नहीं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी तर्पक कफ का एक हिस्सा है। तर्पक कफ मस्तिष्क में रहता है। जब मस्तिष्क में ही रहता है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उस स्वरूप में रहता है। लेकिन सिर्फ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही तर्पक कफ है ये कहना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि कफ, पित्त, वात ये परमाणु रूप में शरीर में है। क्या? परमाणु रूप से है, परमाणु रूप से है। और उसका संबंध उन चीजों से, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो भी फ्लूइड है उसको प्रभावित करता है तर्पक कफ। तो यह कहा दिया जाता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही तर्पक कफ है, बेसिकली है ही। लेकिन सिर्फ वही तर्पक कफ है और उसके अलावा कोई और है ही नहीं, ये मानना भी गलत है। तो शरीर के अंदर जो जो फ्लूइड
हमारे चेतना शक्ति को जागृत करने, या मैं जब कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, कभी बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, कभी जब बहुत सारे उन चीज़ों से वायु बढ़ जाए, मस्तिष्क क्रियाओं से दिमाग का काम बहुत ज़्यादा हम करते हैं, उससे हमारे शरीर के अन्य भी तो बहुत सारे चेतना का स्थान है, लिवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, ये यहाँ पर भी तो चेतना का कार्य होता है। जैसे अभी हमने तर्पक बोध कफ कहा, तो चेतना का एक केंद्र बिंदु तो वो भी है। तो जहां जहां चेतना का स्थान है, लेकिन चेतना का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो मस्तिष्क का है, इसीलिए तर्पक कफ को भी वहीं रख दिया गया। तर्पक को कहा कि आप वहीं पर रहो, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहां रह करके क्या करना, मस्तिष्क में उसको संतर्पण करना है, स्नेह चिकनाहट पैदा करना है। क्यों करना? क्योंकि मस्तिष्क चेतना का स्थान है, वहां पर बहुत सारे अ, गति गति होता है, मूवमेंट चलता रहता है, कुछ भी हम सोचते रहते हैं, तो गति इज इक्वल टू वायु। तो या कोई आदमी बहुत ज्यादा सोचने लगे, बहुत ज्यादा काम करने लगे, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से, तो ऐसे अवस्था में तो क्या हो जाएगा, वायु की स्थिति खराब हो जाएगी, वायु बढ़ जाएगा। मान लो रुक्ष गुण से वायु बढ़ गया तो मस्तिष्क का काम खत्म कर देगा। इसीलिए स्पेशल जैसे अवलंब कफ को हृदय के लिए रख दिया कि भैया अगर वायु कभी वहां बढ़ जाए अनवांटेड रूप से तो काम खत्म कर देगा, तो तूने बैठ करके वहां पर उसको मेंटेन करना है, चिकनाहट पैदा करना है। चिकनाहट इज इक्वल टू उसके कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना है, उसको उस बिगड़ने नहीं देना है उसके। ऐसे ही मस्तिष्क का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। तो तर्पक कफ तू मस्तिष्क में रहे, चिकनाहट पैदा कर, सिर्फ इतना ही नहीं, संतर्पण अधिकृतत्वाद इंद्रियाणाम आत्मवीर्यण अनुग्रहम करोति। इसका मतलब होता है हमारा जितना भी ज्ञानेंद्रिय है, आंख से देखना, क्योंकि देखने से भी चेतना, कान से सुनना, सुनने से भी चेतना, सुन करके भी तो वही मस्तिष्क में उसकी गति जा रही है। पैर में ठोकर लग रहा है और दर्द होकर के आंखों से आंसू आ रहा है, तो पैर का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन तो हो रहा है ना हमारी इंद्रियों से, हो रहा है ना। शरीर के किसी हिस्से में कुछ भी हो जाए तो किसी दूसरे हिस्से में कुछ भी हो जाता है, तो ये संबंध चेतना से ही है। शरीर के हर एक हिस्से का संबंध चेतना से है। चेतना गतिशील है अगर, तो गति का संबंध वायु से, हम कल परसों पढ़ते आए हैं। गति ज्ञान और प्राप्ति ये वायु में है, तो मूवमेंट होना वायु का काम है। तो मान लो कि अगर चेतना अधिक मात्रा में चलने लगे, चंचलता बढ़ने लगी, वायु बढ़ गया, वायु जैसे ही बढ़ता है तो कफ को डाउन करता ही है, उसके विरोधी गुण है वो, उसको मेंटेन रखने के लिए कफ आ गया। तो मस्तिष्क की सारी स्थिति और जहां जहां चेतना है, इंद्रिय, और वहां पर अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए वायु और पित्त के कारण से, उसको रिपेयर करना, वहां चेतना देना, उसको संतर्पण करना, उसको बलवान करना, किसका काम है, तर्पक कफ का काम है। शिरस्त शिरस्त चक्षु तत् इंद्रिय तर्पणा तर्पक, अष्टांग हृदय, तर्पक कफ, सिर से लेकर के आंख और समूचे जो आंख आदि जो इंद्रिय है उसको तर्पण करता है तर्पक कफ। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिर्फ ब्रेन में अगर है, लेकिन तर्पक कफ तो देखो हमारे इंद्रियों में भी अनुग्रह कर रहा है, यानी उसका कार्य क्षेत्र इंद्रिय तक है। जहां जहां चेतना है, कोई स्त्री को कोई पुरुष स्पर्श करता है, तो स्पर्श करने के तरीका से उसको अनुभव होता है कि ये सही तरीका से टच कर रहा है या माता पिता के भाव से टच कर रहा है। जैसे कोई फादर, कोई कोई पिता अपनी बेटी, चाहे सयानी हो कोई भी हो, जब वो उसको टच करता है तो स्पर्श के उस चेतना से उस लड़की को अनुभव होता है कि ये जो स्पर्श है ये वात्सल्य वाला स्पर्श है। वात्सल्य समझते हो आप लोग? और जब एक कोई उस तरह के व्यक्ति उसको स्पर्श करता है तो वो स्पर्श भ्राजक पित्त के माध्यम से
स्पर्श की वह जो भाव है उसको जो पता चल रहा है मस्तिष्क को, ये सारा गति तर्पक कफ से ही तो हो रहा है। इन सारी चीजों को तर्पक कफ मेंटेन अगर करता है तो सिर्फ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के काम तो वहां है नहीं। इसका मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज इक्वल टू तर्पक कफ, लेकिन तर्पक कफ इज इक्वल टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है। ये जस्ट आधुनिक शास्त्र की बातें कुछ भाव को प्रदर्शित करने के लिए आयुर्वेद से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक उन शब्दों का समूचा विस्तृत और विकसित जो विचारधारा है वह इंग्लिश या आधुनिक शास्त्र के शब्द उस विकसित या विस्तृत जो भाव है उसको टच नहीं कर सकता, कवर नहीं कर सकता। इसके खराबी से हमारे शरीर में जो चेतना की जो आवाजावत है, चेतना का जो परिसंस्करण है, उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। मस्तिष्क में चिकनाहट की कमी हो जाएगी। आपके तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में है वो सूखा हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। मन और इंद्रियों में इससे असंतुलन पैदा होगा। मन इंद्रिय इसमें असंतुलन पैदा होगा तर्पक कफ की गड़बड़ी से। व्हाइट मैटर के करके बहुत सारे छोटे बच्चे जिनको बचपन में ब्रेन में पानी जम जाता है जैसे लोग बोलते हैं, बाद में सूख जाता है, सूखने से सफेद एक प्रकार का कैल्शियम जैसा हुआ जम जाता है, तो उसको भी हम तर्पक कफ के ही गड़बड़ी समझ सकते हैं, क्योंकि उससे उसको एपिलेप्सी हो रहा है और चेतना का केंद्र बिंदु है मतलब इंद्रियों के संदर्भ में तर्पक कफ। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं कि एक बच्चा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की गड़बड़ी हो गया, ब्रेन में कैल्शियम जम गया उसी के वजह से, क्योंकि ये तो एक तरह का फ्लूइड है, और उसको किसी पानी को आंख से देखता है, पानी की लाइट चमकदार उसको देख करके पानी के सामने ही बेहोश हो जाता है, मतलब कि उसको बेहोशी हो जाती है, उसको सीजर आना शुरू हो जाता है। तो क्या हो गया, आंख एक इंद्रिय है, चक्षुषेंद्रिय, और इंद्रियों के साथ वो जो उसका जो रिलेशन था किसका, तर्पक कफ का, गड़बड़ हुआ ना। तो चक्षुषेंद्रिय की गड़बड़ी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तर्पक कफ, क्योंकि यह क्या भी करता है, इंद्रियाणात्म विरीण अनुग्रहम करोति, लेकिन वो अनुग्रह कर नहीं रहा है, व्हाइट मैटर है। आंखों से संबंधित वो जो आंखों की जो पानी की रोशनी, पानी में एक तरह का जो सप्तरंगी टाइप का कुछ जो बनता है एक प्रकार का, है ना, एक प्रकाश सा निकलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा होता है, तो उससे बेहोश हो जाता है, वो मिर्गी के दौरे आते हैं। तो क्या हो गया, तर्प कफ की कहीं ना कहीं विकृति है। तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, यानी यह भी एक प्रकार से इंद्रियों की वह जो असंतुलन है और उसी की वजह से उसको मिर्गी के दौरा आ रहा है। क्यों, मेरे पास एपिलेप्सी के बहुत सारे मैंने चीजें पंगे काफी ज्यादा लिया है मिर्गी के ऊपर, कई सारी चीजें पुस्तकें पढ़े हैं, गुरुओं की बातें सुना है, खुद भी वे पेशेंट को देखता हूँ, उसकी चीजों को मैं अनुभव करता हूँ। तो मैं इस चीज को भी मैं ये मतलब मेरा एपिलेप्सी ट्रीटमेंट के संदर्भ में तर्पक कफ ये मेरा एक पसंदीदा एक कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है। एपिलेप्सी में मैं कई जगह इसको लगा करके देखता हूँ और इसके संदर्भ में मैं चिकित्सा करने का प्रयास करता हूँ। अब आ गया सबसे एंड में और सबसे महत्वपूर्ण है श्लेषक कफ। श्लेषक कफ जो है वो हमारे संधियों में रहता है, जितने भी जो ज्वाइंट है ना, क्यों हमने पढ़ा था ना, जो कफ है वो शरीर को स्थिर करता है, मजबूत बैलेंस में रखता है। तो बैलेंस तो तभी होगा ना जब हमारा संधि, जैसे मेरा घुटना है, अगर उसमें मेरा श्लेषक कफ अगर खत्म हो जाए तो घुटनों के अंदर कटकट आवाज आ जाएगा, वो एक दूसरे की उसकी जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा, मैं खड़े ही नहीं हो पाऊंगा, घुटना डेड, डॉक्टर कहेगा इसको नी ज्वाइंट रिप्लेस करो। श्लेषक संधि सुस्थिता, हमारे सारे संधियों में श्लेषक कफ विद्यमान है जो सर्व शरीर व्यापी है। हालांकि श्लेषक कफ पूरे शरीर में व्याप्त है, संपूर्ण संधियों में रहता है,
मर्म संधियों को सुरक्षित करता है। इसकी खराबी से संपूर्ण संधियों में दर्द होता है। ज्यादातर अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, उंगलियों में दर्द, ये सारे श्लेषक संधियों, श्लेषक कफ की वजह से होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, कफ के जो 5 भेद है उसको हमने देख लिया। तो वायु के, पित्त के, कफ के 5 भेद हमने देखा। मेरे वेबसाइट में जाइए www.ayushyogi.com, मैंने आपको लिंक दिया है। उसके अंदर मैंने इसको अलग अलग एंगल से मतलब आधुनिक शास्त्र की दृष्टि से भी श्लेषक कफ इजिकल टू क्या, तर्पक कफ इजिकल टू क्या, तर्पक कफ में अगर विकृति होगी तो आधुनिक शास्त्र की दृष्टि से क्या क्या डिजीज हो सकता है उसके ऊपर भी हमने मैंने उसमें आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ वैसे। ठीक है, अब जरा आप लोग क्वेश्चंस करिए, फिर उसके बाद हम प्रकृति के ऊपर बात करेंगे। जन्म प्रकृति, किसी व्यक्ति के प्रकृति को कैसे डिसाइड, हाँ क्वेश्चंस करिए। और क्वेश्चंस आज के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही करना है, इस टॉपिक के ऊपर, या पहले हमने जो पढ़े थे उसके ऊपर, उससे आगे पीछे नहीं। हाँ जी बताइए। खुशबू। यस गुरुजी, अभी आपने बोला अवलंबक कफ में भी वो अवलंबक कफ जो अपने शरीर में जितने भी जॉइंट्स है उसको जोड़ के रखने का काम करता है, और श्लेषक कफ भी जॉइंट्स में ही रहता है। मतलब हाँ आपने अवलंबक कफ का स्थान छाती चेस्ट बोला था, पर इसका स्थान जॉइंट है, पर दोनों का कार्य में देखो आप देखो, थोड़ा एक्सप्लेन अवलंब कफ कीजिए ना। का, अवलंब कफ जो होता है ना वो हृदय से है, हृदय एक चेतना का स्थान है, और वो उस हुँ, सूक्ष्म रूप से जाकर के समूचे शरीर में उसको अवलंबन, एक प्रकार से लगा लो एक मानसिक भाव के रूप में है। हुँ, मानसिक भाव का मतलब है कि मेरे अवलंब कफ इज इक्वल टू सारे शरीर के जितने भी जो ऑर्गन है उसको एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में, या उसको स्टेबल करने में, उसको जोड़े रखने में अवलंब कफ काम करता है। लेकिन अवलंब का संबंध हार्ट से है, लंग्स से है। अवलंब कफ का संबंध हार्ट से है, अवलंबन करता है हार्ट का, विशेष करके हार्ट के लिए है। समूचे शरीर के लिए सूक्ष्म रूप से जरूर काम करता है, लेकिन हार्ट में विशेष रूप से काम करता है। क्योंकि देखो हृदय क्या है, एक चीज बताता हूँ, हृदय क्या है, हृदय से जब रस आदि जो रस धातु जब उत्पन्न होता है, तो हृदय से ही जो पोषक तत्व है, आहार रस समूचे शरीर में जा रहा है ना, हृदय से नहीं जा रहा है। तो हुँ, हृदय से जो जा रहा है, हृदय में कौन है, अवलंबक कफ है। अवलंबक कफ है, कफ का संबंध रस धातु से है। तो रस अवलंबक कफ के ही कुछ परमाणु वो जब हार्ट के माध्यम से सारे शरीर में जाएगा, पोषक पोषक देने के संदर्भ में, हार्ट जब पिच करता है ऐसे करके पंप करता है, तो क्या होता है, सारा का सारा न्यूट्रिशन पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब फैलता है तो किसको लेके जाता है, कफ के ही तो परमाणु को लेके जाएगा, रस को लेके जाएगा। रस इज इक्वल टू कफ। तो कौन गया, अवलंब कफ के कुछ कुछ परमाणु भी गए, है ना, जो हृदय में, हृदय से ही तो जा रहा है ना, हुँ, है ना। तो उस हुँ, संदर्भ में जो अवलंब कफ है सारे शरीर को बांध कर रखता है, उसको अवलंबन अवलंबन करता है। इसका भाव ये देखो जरा, आपके बगल में एक किसी के घर में कुत्ता था, और कुत्ता पता नहीं क्या कुछ हो गया, उसने उसको घर के बाहर छोड़ दिया और बाहर विदेश में भाग गया वो बंदा। और बेचारा कुत्ता देखा मालिक तो है नहीं, घर के बाहर ही अब ऐसे पड़ा हुआ है, कभी इधर भौंकता वो करता, बेचारा खाना पीना कुछ है नहीं। खुशबू जी आपने देखा, पता नहीं कुत्ता बहुत अच्छा है, किसी ने लाके इधर छोड़ दिया, अब रोज आप जाकर के उसको रोटी दे रहे हो, हालांकि वो कुत्ता आपका तो है ही नहीं, लेकिन हुँ, कुत्ते को आप रोटी दे रहे हो इस भाव से कि चलो ठीक है, हम गाय को देते हैं, फलाने को, बच्चे को देते, घर में रोटी बनता है, ये कुत्ते को दे दें, क्या दिक्कत है। तो उस भाव से आपने कुत्ते को दे दिया। तो ये अवलंबक का मतलब है कि उसी हार्ट से जा रहा है रस, रस में पोषण शक्ति है, न्यूट्रिशन है, जो सारे बड़ी ऑर्गन को है ना, न्यूट्रिशन देता है। तो न्यूट्रिशन हुँ, देना, भोजन देना भी तो एक प्रकार का अवलंबन है कि नहीं, बताओ। हुँ, अवलंबन इज इक्वल टू उसका रक्षा करना, भोजन पाना इज हुँ, रक्षा करना। हुँ, लेकिन श्लेषक कफ इज इक्वल टू शरीर के जितने भी संधियां हैं, जितने भी जॉइंट है, जितने भी जो हमारे जॉइंट है, उन सबको जोड़ने का जो काम करता है श्लेषक कफ करता है। मतलब आप लगा लो हुँ, कि शरीर में जितने भी, श्लेषक कफ का संबंध वायु से, श्लेषक कफ का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो है व्यान वायु।
क्योंकि व्यान वायु भी पूरे शरीर में जॉइंट में घूमता है और श्लेषा कफ जॉइंट में रहता है। तो व्यान वायु के साथ उसकी बनती खराब है। तो श्लेषा कफ इज इक्वल टू सारे जॉइंट। हमारे कान यहाँ चिपका, देखो ये कान आ रहा है क्या? इधर नहीं आ रहा है ना? आप जरा कान खींचिए, आता है कान? खींचने से नहीं आता। तो ये जो जुड़ा है ये किसके वजह से? श्लेषा कफ के वजह से। तो इस तरह से हमें देखना है। गुरुजी और एक क्वेश्चन था। जैसे आपने तर्पक कफ बोला, तो तर्पक कफ मस्तिष्क में रहता है, तो आपके हिसाब से मस्तिष्क मतलब आंख तक रहता है, तो उसमें कान भी आ गए क्योंकि वो भी एक चेतना नहीं, मस्तिष्क का चेतन मतलब है हमारे उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन के अंदर जो होता है ना कटोरी जैसा एक, जिन्हें हम मज्जा कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कुछ बोलते हैं उसको। ब्रेन के एकदम अंदर जाओगे तो ऐसा एक खंबा जैसा ऐसा लंबा सा नहीं होता, ऐसा होता है ना एक, क्या बोलते हैं हाँ। उसको? कोई एलोपैथ वाले अगर हो तो आप देखिए। सुरेंद्र जी आपको पता हो तो बताइए उसको। मेरुदंड। नहीं नहीं, मेरुदंड ब्रेन में नहीं होता, वो तो पीठ में होता है। उसको बोलते हैं ऑक्यूपिटल 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 लोब। वो तो ब्रेन में हो गया, वो तो वो तो लोब हो पार्ट गया, हो गया ना उसका ब्रेन का। वो तो भाग हो गया ना। वो उसको बोलते हैं हिपोकैम्पस हाँ, हिपो मज्जा की बनती है हाइपोथैलेमस कुछ। हिपोकैम्पस ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, है ना? हाइपोथैलेमस हाँ, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाँ, दिव्या जी ने कहा हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस है और हिपो समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं। वो एक होता है मतलब हिपोकैम्पस। हड्डी का है। हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस बोलते हैं शायद उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं। मैं देख के एक आपको होता है सर ब्रेन स्टेम होती है नीचे, ऊपर हाइपोथैलेमस होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। हाँ, बस 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 वो जो चीज है ना, उसका जो सारा जो स्ट्रक्चर है वहां पर बेसिकली, क्योंकि वो अस्थि है और अस्थि का संबंध वायु से है, कटु रस से है, तो वहां पर ये तर्प कफ रहता है हमेशा, ऐसा कटोरी जैसा है। कहते हैं आधा अंजुली जो तर्प कफ है, आधा अंजुली मात्रा में होता है। आधा अंजुली, एक अंजुली ऐसा करिए, एक अंजुली पानी, आपकी अंजुली कितना होता है पानी, और वो पानी कटोरी में रखिए, उसके आधा करिए, उतना जो तर्प कफ है आपके उस जगह में, ब्रेन के उस अंदर उस भाग में तर्प कफ है। और उतने तर्प कफ वो पूरे शरीर में जो हमारा जो इंद्रियों का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इंद्रिय है, वहां कुछ भी जो क्रियाएं हो रहा है उसका वो मैनेज करता है। तो उतने तर्प कफ से वो सारे चीजों को मैनेज करता है। गुरुजी इसी को ग्रे मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर, ब्रेन में ग्रे मैटर होता है ना, उसी को तर्पक कफ बोलते हाँ हैं। हाँ ग्रे मैटर वही। जो मज्जा की बात कर रहे हैं सर आप। हाँ, मज्जा धातु भी तर्पक, खैर मज्जा धातु भी वही है, तर्पक कफ ही है, फाइनली उसी से तर्पक कफ होता है। तो मज्जा हालांकि धातु कफ ग्रे मैटर अलग है, माने। धातु अलग है। देखो कफ अलग चीज है और मज्जा धातु अलग चीज है, लेकिन मज्जा धातु का संबंध तर्पक कफ से ही है। ठीक है। दोनों आपस में, ये दोषों के संदर्भ में काम करता है और वो धातु के संदर्भ में काम करता है। धातु का काम और थोड़ा अलग है। हाँ जी। गुरुजी और एक क्वेश्चन था कि स्ट्रेस से तर्पक कफ में कुछ इम्बैलेंस होता है क्या? डेफिनेटली होता है, तर्पक कफ के ही इम्बैलेंस होने की वजह से स्ट्रेस होता है। ओके। और अगर तर्पक कफ का संबंध मानस भाव से है, क्योंकि वो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहा है, तो निश्चित बात है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम शांत रहते, तर्पक कफ जो है हमारे शांत रहने से, मेडिटेशन करने से तर्पक कफ मेंटेन होता है। प्राणायाम का रोल। प्राणायाम करने से तर्पक कफ मेंटेन होता गुरुजी फोन यूसेज से तो बहुत खराब हो जाता होगा फिर ये। है। हैं? ब्लू लाइट और फोन के यूज से तो बहुत खराब हो जाता हाँ, होगा फिर। डेफिनेटली होता है ना। इन सारी चीज़ों से तो वायु बढ़ता है, वायु बढ़ने से तर्पक कफ। आजकल देखो मेमोरी पावर वीक हो रहा है, आई सेट खराब हो रही है और ब्रेन जो है कमजोर हो रहा है, ब्रेन सिकुड़ रहा है। ये सारी चीज़ों का संबंध अभी तर्पक कफ से लेके चलना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मेडिटेशन की बातें आती है,
जहाँ पर इन सारी चीजों का संबंध तर्प कफ, उससे पोषित होता है तर्प कफ। जैसे गुरुजी अवलंबक कफ भी हृदय में रहता है, हाँ। और ब्यान वायु भी हृदय, तो ब्यान वायु लेके ही चलेगा अवलंबक कफ को। हाँ? जैसे अवलंबक कफ है जो छाती हृदय में रहता है। नहीं देखो ऐसा है कि बाथरूम के अंदर, अच्छा चलो, मतलब एक हार्ट है, उस हार्ट से हमें बहुत सारे काम करना है, एक काम करने से दूसरे काम बिगड़ सकता है, तो बिगड़ते वक्त उसको बैलेंस में रखने के लिए दूसरे चीजें, उसके अपोजिट चीजें वहां रख दिया गया। जैसे बाथरूम में हमने स्नान किया, पानी गंदगी सारा भर गया, तो हमने वहाँ फिनाइल भी रखा है, ब्रश भी रखा है, वाइपर भी रखा है। तो वाइपर, फिनाइल, ब्रश का काम कब है? जब पानी वहाँ ज्यादा हो गया या गंदगी हो गई, तो उसकी वो भी चला लिया। मतलब इस तरह से बैलेंस होता है ना, घर भी होता है, बाथरूम होता है। हम कुछ भोजन करते हैं, थोड़ा ज्यादा खा लिया, लंघन कर लो या कोई टैबलेट खाओ, तो उससे बैलेंस हो जाता है। तो हार्ट भी ऐसा ही है, महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, ब्यान वायु का काम भी जरूरी है। अब उसमें अवलंब कफ बढ़ गया, ब्यान वायु कम हो जाता है, कफ बढ़ गया, ब्यान वायु का काम कम हो जाता है, देखो गठिया होना शुरू हो जाता है। अवलंब कफ बढ़ गया तो यही सारी चीजें होगा, स्टिफनेस होगी हार्ट में, हार्ट एकदम उसके पाल्पिटेशन ही कमजोर हो जाएगा। सर एक शब्द था पिच्छल गुण, आप बोलते हैं पिच्छल, एग्जैक्टली मींस? पिच्छल इज इक्वल टू लुआबदार। लुआबदार, जैसे आपने आटा में पानी डाला और गुथा, ठीक है, तो ये चारों ओर ये चिपक जाता है ना, ठीक है, जेल लाइक। हाँ, जेल, जेल, जेल जैसा कह सकते हैं। पिच्छल का मतलब है पूरा, मतलब चिपक जाता है एकदम, करो, चाकू से स्टिकी, करो, उंगली से करो, म्यूसिलेजिनस। हाँ वैसा, वो जो है पिच्छल स्टिकी। गुण हो गया। और अंजलि जो वर्ड है उसका सर डिस्क्राइब कर देना। अंजुली म्यूजिकल, ये दोनों हाथ का जो बनता है। हाँ, ये जो हो गया अंजुली हो गया। आधा अंजलि एक, आधा अंजुली, आधा अंजुली मतलब कि इसको पानी को आप पूरा भर लो, एक कटोरे रखो, उसके आधा आधा अंजुली हो। आधा जो, ठीक ठीक ठीक। और एक जो दोष वर्ड यूज होता है, मेरे ख्याल दोष संदर्भ में ये दोष यूज हो रहा है। हाँ जी, जो दोष शब्द यूज हो रहा है वार्तालाप में, हाँ तो दोष एक तो दोष हो गया जिसे हम डिफेक्ट बोलते हैं, हाँ कोई नुक्स है किसी चीज में, हाँ। उसे दोष देखो, बोला दोष जाता का है। मतलब है, नहीं मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने वो पूरा रिकॉर्ड वीडियो पूरा नहीं सुना है शायद, जी जी, इसीलिए आप ये अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। पूरा आप उसको सुन ले, मैंने बहुत बढ़िया समझाया वहां पर, अब उसको पूरा सुन लो। वहां ठीक पर है, देखो, मैं क्या है, हर चीज को जो क्वेश्चंस आप करोगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो चीज ढंग से नहीं सुना है। मिस किया है, ठीक है। हाँ, वो वहां पर मैंने पूरा बताया, दोष क्या है, आम क्या है, मल क्या है, वो सारी चीज मतलब अपना मानना। और ऐसा ही एक और शब्द है सामान्य हाँ, और वो भी विशेष, सारा मैंने वीडियो में बताया हुआ उसी में है, ठीक है। है। सामान्य और विशेष, सामान्य शब्द मैंने कहाँ पर बताया? ये लास्ट लेक्चर में था। हाँ, सामान्य का मतलब है, जैसे मान सामान्य लीजिए, से सामान्य बढ़ता है। हाँ, सामान्य बढ़ता है, इसका मतलब है जैसे, जैसे होम्योपैथी में बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक, हाँ, तो वो सामान्य सामान्य है। मतलब सीधी सी बात है, जब आप मांस खाएगा तो मांस बढ़ेगा, रक्त पिएगा तो रक्त बढ़ेगा, वसा खाएंगे तो वसा बढ़ेगी। वसा खाएगा तो वसा। सामान्य यानी कि एक चीज ने उसके समान गुण वालों के विकास किया, वृद्धि किया, सामान्य से ठीक, सामान्य की वृद्धि। वो तो और ठीक है। विशेष से विशेष का मतलब होता है कि उसके विपरीत हो गया, विशेष यानी विपरीत, चिकित्सा ठीक के है, कॉन्टेक्ट में विपरीत, विशेष हो गया, और उसके वृद्धि के संदर्भ में सामान्य हो गया। दूध ठीक है, पीने से क्या हो जाएगा? शरीर में कफ का विकास होगा, विकास फिजिकल, होगा। तो सामान्य कफ के लिए सामान्य हो गया। कोई आदमी रनिंग करेगा तो रनिंग से क्या हो जाएगा? सामान्य की वृद्धि होगी ना, वायु बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा। गुरुजी, ये शीर्षक कप और तर्पक कप ये सब बैलेंस होगा, योग प्राणायाम से ठीक होगा? नहीं, योग होना, प्राणायाम होना एक लंघन का प्रक्रिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लंघन जो है
वो हम एकदम सारा हम बताएंगे। देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि एरे गेरे नातू खेरे सब कोई योग करने लग गए और योग के बारे में बताने लगे। योग एक बहुत छोटा और बहुत प्रामाणिक कर्तव्य है, कर्म है। जैसे व्यायाम, व्यायाम एक अवस्था को क्रिएट करता है, योग भी एक अवस्था को क्रिएट। हालांकि जो योग जो नाम दिया है ना, वो अष्टांग योग के संदर्भ में है, यम नियम आदि करके उस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो फिर वहां पर वो योग के अवस्था में जाता है। आजकल तो गुरु जी फिजिकल एक्सरसाइज को योग बता दिया गया, वो फिजिकल एक्सरसाइज इज इक्वल टू व्यायाम है। जैसे सूर्य नमस्कार करो, इसको योग बताते हैं, बेसिकली वो योग नहीं है, वो क्या है, व्यायाम है। गुरु जी पुष्पासन हो गया, पता नहीं फलाना फलाना आसन हो गया। तो ये आसन बेसिकली योग नहीं है, ये व्यायाम है। इसको हमें व्यायाम समझना है, योग नहीं है। योग जो योग होता है या मेडिटेशन मेडिटेशन योग चित्त वृत्ति निरोधक। योग का मतलब क्या है, क्या बोला है, योग चित्त वृत्ति निरोधक। चित्तवृत्ति निरोधक। योग हमारे चित्त यानी मन के वृत्तियों को कंट्रोल करने की जो व्यवस्था है, जो चीजें हैं, जो क्रियाएं हैं, वो है योग। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। हाँ ठीक है, सिर्फ माइंड ही नहीं, हृदय है, इंद्रिया है, बहुत सारी चीजों को जो कंट्रोल कर सकता होगा वो है गुरु जी योग। तो सर गुरु जी हाँ जी, सर जैसे सभी रोग जो है ये वात पित्त कफ के क्वेश्चंस वृद्धि होने। क्वेश्चंस आज के संदर्भ में, इससे उधर नहीं जाना। अच्छा जी बाकी के मैं पूछ प्रश्न आपके अंदर होगा, वो हमारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी इससे उधर देखना, ऐसे जबरदस्त चीजें टॉपिक में आएगा चरक संहिता के संदर्भ में हाँ जी हाँ जी कि मतलब आज आप लोग बताओ कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बहुत मजा आया गुरु जी, ज्यादा बहुत मजा आया। अभी ज्यादा बहुत दूर नहीं जाना है, कूदना वो नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए जाना है। समझते हुए जाएंगे तो आप उस कोने तक पहुंच जाओगे जहां पर आयुर्वेद का एंड होता है। और कोई जी बहुत जी बड़ा नहीं है, बस ये है कि आपने पहले चीजों को नहीं समझा, नहीं सुना, तो नेक्स्ट डे की क्लास और वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, यही बात है। तो इसीलिए सारी चीजें समझते हुए, अब आज का हमारा टॉपिक यही है। आज और आज से पहले वाला कोई चीजें अगर नहीं समझ में आए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, महाभूत, उसके गुण, रस, वो सारी चीजें अभी तक जो हमने पढ़ा उसको याद करना। अभी तक हमने ज्यादा क्या पढ़ा, 5 महाभूत, 6 रस और 3 दोष और उसके 5 सब दोष, इतने तो पढ़ा है, बस इसको याद कर लो। कोई ज्यादा चीज अब हमने पढ़ा ही नहीं। इसके बाद फिर गुरु हम, जी हाँ जी, शिरोधारा और तर्पक कफ अगर बिगड़ गया तो शिरोधारा कर सकते हैं हाँ क्या, कर मतलब उसका सकते। कुछ। शिरोधारा करने से तर्प कफ की वृद्धि होती है, उसको मेंटेन करता है। गुरु जी सडन हियरिंग लॉस होता है या आंखों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है कि आंख कम ज्यादा, मतलब बड़ी तो हो जाएगी नहीं तो छोटी हो जाएगी, उसकी बावली जो अंदर होती है वो तो कम तो होगी या विकृति आएगी आंखों में। तो ये सडन हियरिंग लॉस या सडन ऐसा जो हो जाता है वो क्या तर्क कफ के कारण होता है, इंद्रिय और देखो मन में आंख जो। जो है, आंख का निर्माण किसने किया, मज्जा धातु ने किया। मज्जा धातु का निर्माण कहाँ से हुआ, ग्रहणी से हुआ, अग्निस्थान। मज्जा धरा कला सैव अग्निधरा कला, अग्निधरा कला से मज्जा का संबंध है। तो आंख में अगर विकृति है तो मज्जा धातु और अग्नि, अग्नि देखना है, ग्रहणी देखना है। ग्रहणी रोग अगर होगा उसको पहले, तो उससे अग्नि विकृत हो जाएगा, विषमाग्नि आदि होगा या तीक्ष्णाग्नि होगा, उसके संबंध में उसके मज्जा धातु बिगड़ेंगे। मज्जा धातु ने आंखों का निर्माण किया, आंख के प्रत्येक परमाणु मज्जा धातु के ही अंश से तैयार हुआ है, तो उसके आंख में गड़बड़ी हो गई। तो इसमें क्या होता है नहीं कि होता आंखों ही की नहीं गुरु जी। चिकित्सा करते वक्त हम अग्नि भी ध्यान दे रहे। हाँ गुरु जी, हाँ जी, गुरु जी जैसे सिर्फ आंखों हमारे का नहीं, सिर के सडन ऊपर हियरिंग लॉस जो होता है। विनोद जी क्या करे, जैसे हमारे सिर के ऊपर के भाग में तर्पक कफ है, सिर तो के हम ऊपर ऑयल नहीं, समूचे सिर के अंदर, अंदर सिर के अंदर हाँ गहराई में जो भी चीजें हैं,
वो हाँ सारी हाँ चीजों को रिपेयर करना, उसको क्लेदन करना, उसको सिंचन करना, वायु के अतिक्रमण से जो भी वो कमजोर हो गया उसको रिपेयर करना तर्प कफ का काम है। और ये तर्प तो कफ कैसे बिगड़ता है? तर्प कफ बिगड़ता है हमारे इंद्रियों की अतिशयोक्ति से। भाई इसको नोट करके रख लो। तर्प कफ कैसे बिगड़ता है? इंद्रियों की अतिशय, आंख चीजें अधिक देख रहा है, कान से चीजें ज्यादा सुनाई दे रहा है, हाथ से ज्यादा, है ना? जीवा रसनेन्द्रिय से अधिक रस आस्वादन हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा शिथिल, इंद्रिय जैसे शिथिल हो जाएगा, मन शिथिल हो जाएगा, मन और इंद्रियों के बीच का संबंध खराब हो जाएगा। उसके वजह से तर्प कफ इतना उसको मैनेज करने में लग जाता है कि बेचारा तर्प कफ ही खत्म हो जाता है। जो ब्रेन गुरु फॉग जी किसे बोलते हैं वो भी इसी के संबंधित है। हाँ, कोविड के ब्रेन बाद का जैसे संबंध, हाँ जी, कोविड के बाद से ब्रेन फॉगिंग की काफी लोग हाँ शिकायत करते हैं। डेफिनेटली हो गया ना, क्योंकि उससे इंद्रिय जो है व्यतीत हो गया कोविड से। गुरु जी हम्म, जैसे सडन हियरिंग लॉस है, जैसे मतलब आपने तो आंखों के बारे में बताया, लेकिन सडन हियरिंग जैसे पुणे में जैसा गणपति उत्सव रहता है उसमें जो है ना बहुत जोर जोर से आवाज आती है, तो उससे बहुत लोगों जो है वो उनके कान बहरे हो जाते हैं, वो सुनाई नहीं देता कुछ कारण से, या कुछ गड़बड़ी हो जाती है। वैसे आंखों में गड़बड़ी हो जाती है। वैसे ही, देखो अपने कान कान देखो मैं नसेंद्रिय बताता जो है, हूँ, अभी हमने बताया नसेंद्रिय जो है तो, समझ कम गए आती समझ है। देखो जैसे कान जो है कौन से महाभूत से कान तैयार होता है, या कान में कौन सा तन्मात्रा कौन सा है? आकाश मालूम। आकाश महाभूत है। कौन सा आकाश तन्मात्रा है? शब्द शब्द तन्मात्रा है। शब्द का संबंध आकाश से, आकाश का संबंध वायु से है, वायु का संबंध किससे है? वायु के संबंध अग्नि किससे? स्पर्श स्पर्श हैं? स्पर्श स्पर्श से है। बस बन गई, उसको जोड़ो एक दूसरे के साथ, फिर देखो कि कहाँ गलतियां हो रही है। आकाश महाभूत की किस तरह से गलती हो रही है, शब्द तन्मात्रा का कैसे गलती हो रहा है। शब्द तन्मात्रा का अतियुक्ति हो रहा है, अतिशयुक्ति हो रहा है, ज्यादातर कान में सुनाई दे रहा है। तो एक तो वो हो गया, आकाश आकाश की चिकित्सा करना है हमें। बेसिकली चिकित्सा महाभूत की करनी है। हम कहते हैं ना दोष की चिकित्सा करना है, तो चिकित्सा किसकी करनी है? महाभूत की चिकित्सा। महाभूत की है। तो महाभूत अगर कान है, शब्द तन्मात्रा है, आकाश महाभूत है, तो चिकित्सा भी आकाश की करनी है। आकाश की चिकित्सा पृथ्वी से होगा, तो पृथ्वी को किस तरह से वहां पर बढ़ाना है, वो अवस्था के हिसाब से देखना है।